जितना ज़्यादा हम ऐसे चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं जिसमें तकनीक की आवश्यकता होती है, तो उतना ही हम मानते हैं कि हम आधुनिक होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चक्का है, चक्का की संरचना तो वही है ना। आप उसको बैलगाड़ी में लगा दीजिए, चाहे आप उसको एरोप्लेन में लगा दीजिए, वैसे ही गोल होता है ना। लेकिन आप कैसे कहेंगे कि ज़्यादा आधुनिकता का प्रतीक है, आधुनिक तकनीक का प्रतीक है बैलगाड़ी, आपका जो एरोप्लेन है? कैसे? क्योंकि उसमें तकनीक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना, ज़्यादा बिल्कुल बोलेंगे कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दोनों स्तर पर चीज़ें होती है, तकनीक के स्तर पर भी आधुनिकता आती है, और जो तकनीक के स्तर पर आधुनिकता आती है उसका असर हमारे उन चीज़ों पर दिखता है जो कि हम अपने भौतिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हम जिन फर्नीचर का उपयोग करते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे पहले भी बनते थे, उसके बाद गोदरेज वाला लॉक आ गया, और अब रिमोट वाले भी है ना। हाँ, सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं ना चीज़ें, समझ रहे? ये आधुनिकता एक स्तर पर ये होती है, लेकिन सिर्फ आधुनिकता इतनी ही नहीं है, इससे ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है? वैचारिक स्तर पर। ठीक है, हम आधुनिक होते हैं। अगर हम हिंसा करते हैं तो हम कहेंगे हम आधुनिक हैं? नहीं, हिंसा आधुनिक मूल्य नहीं है, मानवता आधुनिक मूल्य है ना। राजतंत्र, राजा का शासन, तानाशाही, आप कहेंगे नहीं, ये तो मध्य युगीन सोच है, पहले ऐसा होता था। अभी क्या है? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र आधुनिकता हुई? मेरी बात समझ पा रहे है ना? आधुनिकता मानवता है ना, आधुनिकता वैज्ञानिक चिंतन आधुनिकता है। कुछ कहा जाए और आप उसे आंख बंद करके यकीन कर लें, आधुनिकता है यहाँ। आप बोलेंगे नहीं, एकदम बेवकूफ है। लेकिन अगर कारण ढूंढे, तर्क ढूंढे, प्रयोग करे, तो आप कहेंगे आधुनिकता है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो जहां पर मानवता आ जाती है, प्रजातंत्र आ जाता है, समानता आ जाती है, स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, ये सब आधुनिकता के लक्षण रहे हैं। बराबरी की बात जहां आती है, आधुनिकता। आप कहेंगे तालिबान तो एकदम पिछड़ा हुआ है, वहां पर औरतों को बहुत दबा कर रखा जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्यों? वो आप बोलेंगे पिछड़ा है या मध्ययुगीन सोच है? क्योंकि बराबरी नहीं है। आधुनिकता बराबरी की बात करती है। आप कहेंगे हमारे देश में का जो संविधान है अपनी सोच में बहुत आधुनिक है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष को एक बराबर अधिकार देता है, कहेंगे ना। तो बराबरी जहां पर है वो आधुनिकता है, समानता जहां पर है वहां आधुनिकता है कि नहीं है? प्रजातंत्र जहां पर है वहां आधुनिकता है, ठीक है ना। मानवता जहां है वहां आधुनिकता है। ये सारे आधुनिक मूल्य हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि मैंने औद्योगिक क्रांति की बात क्यों की थी, मैंने फ्रांसीसी क्रांति की बात क्यों की थी, मैंने अमेरिका के जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसकी बात क्यों की थी? क्योंकि ये सारे मूल्य माना जाता है कि इन क्रांतियों के बाद ही सामने आए। हालांकि पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, हमारे धर्म ग्रंथों में हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये इन क्रांतियों के बाद बड़े पैमाने पर क्या किए गए? अपनाए गए, ठीक है। एक और चीज़ क्या होगा, आपको अगर कहें कि
कबीलों में बटा हुआ है कहीं कोई समाज, ठीक है, कोई देश जो है वो पहले कबीलों में था ना, कबीला समझते हैं, अभी भी देखते होंगे। तो कबीला जो है आप उसे आधुनिक मानेंगे कि आज जिस तरह से जो पश्चिम के देश या भारत है, ये सारे देश जो हैं जिनकी अपनी संप्रभुता है, और सबसे बढ़कर संप्रभुता होती है जिसका अपना एक भूखंड है, जिसके लोग जो हैं वो आपस में भावनात्मक तौर पर बटे हुए नहीं है, एक है, एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सांझी संस्कृति, सांझी सांस्कृतिक विरासत, सांझी परंपरा का वहन करते हैं। आप ऐसे देश को आधुनिक कहेंगे कि कबीला को आधुनिक कहेंगे? बोलिए, आधुनिक कहेंगे ना ऐसे देश को? कहेंगे जिसमें एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे हमारा देश है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सीमाएं हैं, हमारी एक संस्कृति है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धर्म के लोगों की सांझी संस्कृति है जिसमें हर धर्मावलंबियों का उतना ही हिस्सा है जितना कि बहुमत का हिस्सा है, बहुसंख्यकों का हिस्सा है, समझे? लेकिन है ना, संस्कृति है ना, ठीक है, हमारी अपनी परंपराएं हैं ना जो हमें जोड़ती है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, ठीक है। ये भी आधुनिकता है, समझे? राष्ट्रीयता की भावना आधुनिकता है। जो राष्ट्रीय राज्य आए हैं ये आधुनिकता, आधुनिक काल की उपज है। मेरी बात समझ रहे? जितनी चीजें मैंने कही ये सब आपके आधुनिक काल की पहचान है, समझे? समझा था ऐसे पहले? बताइए, कुछ गलत इसमें बताया मैंने? आपको जो कहा, क्रांति की बात क्यों की थी? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात आई सामने। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है। और अमेरिका की जो क्रांति हुई, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक जो सबसे प्रमुख मूल्य उभर कर आया वो क्या था? नागरिकों को समान अधिकार मिलना। समझ रहे हैं? हालांकि स्त्रियों के साथ तो बहुत भेदभाव, और जो काले थे, निग्रो थे, उनके साथ तो बहुत बाद तक भेदभाव होता रहा, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मानव अधिकार की बात होती है, वो वहीं से शुरू हुआ। हालांकि पहले अगर आप कहेंगे कि कब मानव अधिकार की बात पहले की गई, जनता के अधिकार की बात, तो मैग्ना कार्टा आपका ब्रिटेन में 1200 समथिंग कुछ उस समय आया था। लेकिन ये आधुनिकता रही, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तीनों जो फ्रांसीसी क्रांति से आए। और प्रजातंत्र तो हुआ ही, राजा का शासन नहीं, किसी कुलीन तंत्र का शासन नहीं, किसी तानाशाह का शासन नहीं। बात समझ रहे हैं? और तीसरी चीज मैंने क्या कही थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में कहते थे कि विश्वास करना है, तर्क नहीं करना है। धर्म ने हमेशा ये कहा ना, विश्वास करना है, तर्क नहीं करना, संशय नहीं करना है ना, डाउट नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना। और विज्ञान क्या कहता है? विश्वास कर लीजिए। कभी पढ़ा है किसी विज्ञान की किताब में, कोई थ्योरी में? विश्वास कर लीजिए ऐसा ही होता है? नहीं ना। प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके साबित करते हैं, है ना, तब मानते हैं। ये फर्क था। तो जब विज्ञान, औद्योगिक क्रांति कैसे आई? तकनीक से ना। औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे कैसे चलते हैं? मशीनों से चलते हैं।
उद्योग धंधे, पहले भी उद्योग धंधे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस रूप में नहीं थे ना। आदमी अपने हाथ से काम करता था, जूता अपने हाथ से बनाता था, है ना, कपड़े अपने हाथ से बुनता था, ये करता था ना। लोहे के औजार अपने हाथ से ही प्रयोग करके, जो असुर जनजाति के लोग जिनको कहते हैं कि लोहा बनाते थे, उन लोग कैसे करते थे, वैसे ही करते थे ना। पहले भी तो सब कुछ हो ही रहा था, कपड़े भी बन रहे थे, जूते भी बन रहे थे, सामान भी बन रहा था, बर्तन भी बन रहे थे, लेकिन पहले छोटे स्तर पर हाथ से ज्यादा काम होता था। औजार उतने विकसित नहीं थे, विकसित थे नहीं। पहले तो वो पत्थर के ही औजार होते थे ना, एकदम नवपाषाण में चले जाइए, पूरा पाषाण में। तो नवपाषाण में जब खेती वेती करने लगे तो आपको क्या लगता है कि तुरंत तो लोहा वगैरह से करने लग गए थे, हल वल आ गया था? नहीं, पत्थर के हल, पत्थर का जो होता था सारा औजार का इस्तेमाल करते थे ना। धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे कि ताम्र कांस्य युग आया, तांबे का प्रयोग, कांसे का प्रयोग, फिर लौह युग आया, लोहे का प्रयोग होने लगा। पढ़ा है ना इस सब इतिहास में? धीरे धीरे करके तकनीक विकसित होती गई, और वो तकनीक आगे चल करके औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं, बहुत तेजी से हुई, क्योंकि ऊर्जा के स्रोतों का पता चलने लगा ना, चलने लगा कि नहीं। भाप इंजन पढ़ा होगा आपने, भाप से पहले रेलगाड़ियां चला करती थी, भाप की शक्ति से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलिए। हाँ, क्या नाम था, स्टीवेंसन या कुछ नाम था, समझे। उसके बाद कोयला वगैरह से पढ़ा है ना। फिर बिजली आ गई, बिजली से जब औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे ना आप, उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे करके कैसे तकनीक विकसित हुई। ऐसे पावर लूम बनने लगे जिसमें एक साथ बहुत सारा सूत काता जा सकता था। चरखे में उतना वो ताकत नहीं थी, पहले चरखे से मान लीजिए काट रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तकनीक विकसित हुई, टेक्नोलॉजी, साइंस, और इससे औद्योगिक क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा। ये भी तो आधुनिकता थी, सही बोल रहे हैं, आधुनिकता थी ना जी, ये आधुनिकता थी। तो इस तरह से अगर हम आधुनिकता को समझेंगे तो हम दोनों स्तर पर समझेंगे। एक स्तर पर कि विचार के स्तर पर कैसे आधुनिकता आई, और दूसरा वस्तु के स्तर पर, भौतिक स्तर पर कैसे आधुनिकता आई। विचार के स्तर में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, है ना, बराबरी का भाव, मानवता, ठीक है, उच्च नैतिक मूल्य, सब आधुनिकता है। खैर नैतिक मूल्य तो पहले भी थे, लेकिन ये बराबरी वाली जो बात थी ये तो पहले नहीं थी ना। हर जगह राजतंत्र था, राजतंत्र में बराबरी थी नहीं ना थी। अब एक एक वोट के लिए देखते हैं ना नेता लोग कैसे हाथ पैर जोड़ते हैं, क्या नहीं करते हैं, करते हैं ना सब। क्यों? आधुनिकता आ गई, बराबरी आ गई, और भौतिक स्तर पर भी तकनीकें विकसित होती चली गई। ये आधुनिकता है। अब बताइए आधुनिकता समझ में आई कि नहीं आई? कोई सवाल है तो पूछिए, हम बताएंगे। हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह होता है कि आधुनिक काल के पहले का जितना भी साहित्य मौजूद है, लगभग सारा का सारा साहित्य पद्य या कविता में है कि नहीं है? बताइए। पद्य में है ना, कविता में है। और आधुनिक काल में आकर के क्या होता है? गद्य का विकास होता है। गद्य का विकास, पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज क्या होती है कि एक नई भाषा तो नहीं कहेंगे, एक बोली के रूप में पहले से मौजूद थी खड़ी बोली, और वो
साहित्य की भाषा बन जाती है और किसको रिप्लेस कर देती है, किसको हटा करके अपनी जगह बनाती है, ब्रज भाषा को। क्योंकि ब्रज भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था और उसमें भी पद्य साहित्य ही ज्यादा था ना, कविताएं थी ना, गद्य तो बहुत कम लिखा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा है ना, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इस तरह की कुछ किताबें थी। लेकिन पूरा का पूरा साहित्य तो पद्य में था, और वह भी मध्यकाल में अगर हम देखें तो भक्ति काल हो या रीति काल हो, पूरे 600 वर्षों तक लगभग किस भाषा ने राज किया, ब्रज भाषा ने, है ना, ब्रज भाषा ने। और आधुनिक काल में क्या परिवर्तन होता है कि ब्रज भाषा को रिप्लेस करके, हटा करके उसकी जगह कौन भाषा आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, जो कि पहले सिर्फ एक बोली थी और फिर क्या हो गई, वो भाषा बन जाती। क्या ये परिवर्तन था, बड़ा परिवर्तन था कि नहीं? अगर हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करें तो गद्य का आना, गद्य का महत्व का बढ़ना, और दूसरा गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो जाना। ठीक है, गद्य पद्य समझते हैं कि उसमें भी दिक्कत है? नहीं समझते हैं? समझते हैं ना। गद्य की विधाएं बताइए, कुछ विधाएं बताइए। विधा समझते हैं? गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं? कहानी है और उपन्यास है, हाँ वेरी गुड, और यात्रा वृतांत है, हाँ बहुत अच्छे, है ना, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है सब। और पद्य में भी आपका प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, लंबी कविता, गीत, गजल सब आ जाता है। ठीक है, तो दोनों की भाषा एक हो गई। और पता है वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी, आप जब स्वच्छंदतावाद पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ का, रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे, जो कि आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, हमको लगता है आप क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण चीज हुई थी। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया था, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नवजागरण, याद है क्या बताया था? तीनों शब्द को अलग अलग मैंने आपको समझाया था, कुछ याद है? क्या था पुनर्जागरण, नवजागरण, दोनों में क्या फर्क है? पुनरुत्थान, आप कहेंगे कि सब जगह तो एक ही करके पढ़ा दिया जाता है, गलत पढ़ा दिया जाता है, तो हम भी गलत पढ़ेंगे? नहीं, तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। शब्दों में बड़ा सूक्ष्म फर्क होता है, यहां तक कि पर्यायवाची शब्द भी जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही अर्थ में नहीं प्रयुक्त होते हैं, होते हैं नहीं ना। पानी और जल में फर्क है। कभी आप धार्मिक कार्यों में कहते हैं कि पानी, नहीं, कभी नहीं, हमेशा प्रयोग करते हैं जल। आप कहेंगे फर्क तो नहीं है, दोनों पर्यायवाची है, नहीं फर्क है। मेरी बात समझ रहे? शब्दों में फर्क होता है, शब्दों के अर्थों में फर्क होता है, और उस अर्थ की सूक्ष्मता को समझना सबके लिए जरूरी हो या न हो, साहित्य के विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है। क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी शब्दों से ही खेलता है ना जी। आपके उत्तर तो शब्द से बनेंगे ना। भाषा आपकी जो है और भाषा जो किसी सामान्य दूसरे विषय के विद्यार्थी के, उसमें फर्क होगा ना। कलम और लेखनी में फर्क है कि नहीं? पर्यायवाची शब्द है लेकिन कलम और लेखनी में फर्क है, समझ गए ना। सामान्य तौर पर भौतिक
वस्तु के रूप में अगर कलम का प्रयोग करते हैं तो कलम बोलते हैं। लेकिन हमेशा किसी के लेखन की उत्कृष्टता का वर्णन जब अगर हम कर रहे हो तो वहां पर हम कलम का न प्रयोग करके लेखनी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, है कि नहीं? बताइए, है ना? होठ और अधर एक ही है? होठ और अधर आप कहेंगे पर्यायवाची है ना, अंतर है। होठ का मतलब आपके दोनों और अधर का मतलब नीचे, अधर नीचे का जो है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, रोना और विलाप करना में अंतर है, एक नहीं है, अलग अलग है। साहित्य के विद्यार्थी है ना, शब्दों का फर्क समझिए, बारीक अंतर जो होता है उसको समझिए। समझ रहे हैं? ठीक है, इसीलिए मैंने 2-4 आपको उदाहरण दिए। तो पुनर्जागरण एकदम संक्षेप में एक एक लाइन में बताएंगे, क्योंकि सारा कहानी सुना चुके हैं। इसका बताए हैं ना आप लोगों को कि नहीं बताए हैं? क्योंकि पता नहीं दूसरे क्लास में पढ़ाते तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। पुनर्जागरण, नवजागरण, पुनरुत्थान में अंतर स्पष्ट है कि मैं दोबारा से बताऊं? चलिए ठीक है, बताते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, नुकसान नहीं है। आधुनिकता पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीनों शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि जब हम अपने अतीत की भारत के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है ना, भारत के संदर्भ में हम तीनों शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जब आधुनिक काल का प्रारंभ हम हिंदी साहित्य में मानते हैं 1850 के आसपास, उसी संदर्भ में पुनर्जागरण, पुनरुत्थान और नवजागरण शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भारतीयों का जो आत्मसम्मान बिल्कुल धूमिल हो चुका था। गुलामी में आत्मसम्मान रहता है, गर्व कोई कर सकता है? गुलामी और गर्व दोनों दो विपरीत चीजें हैं। गर्व करेंगे? नहीं ना। गुलाम है तो क्या भावना भरेगी मन में? हीनता की भावना, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, स्वाभिमान रहेगा, गर्व की बात कर सकेंगे? नहीं ना। तो जिस आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं और हम इसके अंतर्गत भारतेंदु युग से इधर पढ़ेंगे, उस समय ये परिस्थिति थी कि 1857 की जो क्रांति थी उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। समझे ना, साल भर होते होते पूरी क्रांति दबा दी गई थी। जितने बड़े नेता थे सबको या तो कैद कर लिया गया था, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यही हुआ था ना। और वैसी स्थिति में भारतीयों के मन में हीनता की भावना रहेगी ना। अंग्रेजी शासन विक्टोरिया के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में कंपनी से चला गया था। देश में एक हताशा, निराशा का वातावरण था। और ऐसी स्थिति में साहित्य क्या करता है? जगाने का काम करता है ना। प्रेमचंद ने कहा था ना, साहित्य क्या करता है? साहित्य समाज के आगे चलने वाली जलती हुई मशाल है। साहित्य समाज को दिशा दिखाती है। और साहित्य कैसा होना चाहिए? साहित्य वैसा होना चाहिए जो कि जगाए हमें, जो सुलाए नहीं, है ना। प्रगतिशील लेखक संघ का जो सम्मेलन हुआ था 1936 में, उसकी अध्यक्षता करते हुए, याद रखिएगा प्रगतिवाद में सब आ जाएगा, बताते जाते हैं कहाँ कहाँ क्या काम आएगा। प्रगतिवाद जब पढ़ेंगे तो उस समय आप प्रगतिशील लेखक संघ और उसका सम्मेलन आप जब पढ़ेंगे तो उस समय प्रेमचंद ने ये बात कही थी कि साहित्य कैसा होना चाहिए? साहित्य वैसा होना चाहिए जो कि जगाए, जो कि सुलाए नहीं।
ठीक है, तो कैसा साहित्य होना चाहिए जो कि जनता में उत्साह भर दे ना। और जनता में उत्साह कैसे आएगा, उस समय देश की स्थिति तो अपने बहुत खराब थी, सब गुलाम है, क्रांति दबा दी गई है, तो आत्मसम्मान कहाँ से आता, अतीत क्या, हम अतीत में जो हमारे पास अच्छा, अगर वर्तमान में कुछ गौरव करने लायक नहीं है तो आप अतीत की बात, अगर अतीत में कुछ अच्छा गौरव करने लायक बात है, गर्व कर, उसे नहीं याद करेंगे, हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी फेल कर गया, लेकिन कभी स्टैंडर्ड 9 में उसने मैथ्स में 100 लाया था, क्लास में फर्स्ट आया था, याद करेंगे ना, उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे ना कि देखो तुम वही बच्चे हो जो कि तुम 100 में 100 लाए थे, तुम वही बच्चे हो जिसने कि जो क्लास में फर्स्ट आए थे, तुम वो हो, तुम अपने आप को याद करो, कहेंगे ना गार्जियन। वही चीज कवियों ने भी किया, हमारे अतीत को स्मरण कराना, हमारे अतीत के गौरवशाली क्षणों को दोबारा से अपनी कविताओं के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करना, ये किया ना। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान जगे, आत्मविश्वास जगे, गौरव और गर्व की भावना जगे। जरूरी भी था, जरूरत थी ना उस समय, तो ये हुआ। तो अतीत में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी विकसित थी, अतीत में हम कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, तमाम क्षेत्रों में, चिकित्सा भी, अभियांत्रिकी भी, जो विकसित थे, उन अपनी उपलब्धियों को, हमारे पूर्वजों की उन उपलब्धियों को याद दिलाया गया ना। क्यों याद दिलाया गया? कि जागो, जगाने के लिए। ये आपका हो जाता है पुनर्जागरण। बात समझ में आई? मैंने तो उदाहरण देके समझाया ना। हमारा अतीत इतना उन्नत था, हम अतीत में इतने विकसित थे, हाँ, ये हमारा देश सभ्यता का पालना है, हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति इतनी उन्नत है ना। वसुधैव कुटुंबकम आज भी याद बोलते हैं ना बार बार, वसुधैव कुटुंबकम क्यों याद करते हैं? सत्यमेव जयते, क्यों? क्योंकि ये हमारे अतीत की सांस्कृतिक विरासत है जो हमें मूल्यों के रूप में मिली है। समझ गए? हालांकि अभी इसका राजनीतिक प्रयोग ही सिर्फ होता है, वास्तव में कुछ होता नहीं है। बावजूद इसके क्यों याद करते हैं? और जब आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं तो उस समय ये चीज है ना, थी ना जगाने की जरूरत। तो यह कहना कि अतीत में हम जागे हुए थे, हम उन्नत थे हर दृष्टिकोण से, हम पिछड़े हुए नहीं थे, हम बहुत उन्नत थे, और हम बीच में सो गए तब कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर गए भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो नहीं सुना है, खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है ना। जागरण की आजादी के समय आप सुनते थे ना, कांग्रेस के जो गांधी जी प्रभात फेरियां खूब निकाली जाती थी। क्यों? संदेश देने के लिए कि जागो, है ना। जागरण गीत आप सुनते होंगे, प्रयाण गीत आप सुनते होंगे। क्या है ये सब? जगाने का प्रयास होता था, हुआ। साहित्य ने ये काम किया, पुनर्जागरण किया ना, कि अतीत के उन गौरवशाली क्षणों को याद किया, साहित्य में प्रस्तुत किया। भारतेंदु युग में भी, द्विवेदी युग में भी आप देखते हैं। आप कहानी कहाँ से ली गई है? प्रेरणा, प्रिय प्रवास की प्रेरणा बताइए। साकेत की प्रेरणा कहाँ है? यशोधरा की प्रेरणा कहाँ है? हमारे अतीत की ही ना कथाएं हैं। जितना साहित्य आप देख लीजिए, मैक्सिमम, हालांकि कुछ दूसरी ज़्यादातर जो पौराणिक कहानियों पर, ऐतिहासिक कहानी, आप जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे, छायावाद भी तो पढ़ानी है मुझे, इसलिए मैं जोड़ के बताते जाती हूँ एक साथ, है ना। जब छायावाद का आप पढ़ेंगे तो छायावाद में आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के खासकर नाटकों के संदर्भ में जब बात होती है
तो आप देखेंगे कि जो हमारा गुप्त काल है और मौर्य काल 300 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व के आसपास आपका मौर्य युग आता है। ठीक है, मौर्य काल समझते? मौर्य शासन, अशोक का नाम सुना है, बिंदुसार का नाम सुना है, अजातशत्रु है ना, सुना है ना जी, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है। ये सब मौर्य काल के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार और उसके बाद अशोक। ठीक है, और आपका ये जो है गुप्त काल, ये आपका मुझे लगता है कि पहली या दूसरी शताब्दी, दूसरी जो ईस्वी सन था उस समय का है। तो जब लिखा जयशंकर प्रसाद ने, तो उन्होंने इन दो काल खंडों को आधार बनाया। क्यों आधार बनाया? क्योंकि उस समय हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी, समृद्धि बहुत थी, और तमाम क्षेत्रों में जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, ज्ञान विज्ञान हो, कला कौशल हो, आर्थिक उन्नति हो, व्यापार हो, समझ रहे हैं, तमाम चीज़ों में बहुत अधिक विकास हुआ था। इतिहास ने इसे दर्ज किया है। और इसीलिए जब प्रसाद नाटक लिखते हैं तो कहानी कहाँ से लेते हैं? वहीं से लिखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक लिखा, पढ़ना है आपको एमए में 3rd सेमेस्टर में। मैं तो बताते जा रही हूँ कहाँ कहाँ पढ़ना है, तब एक्सप्लेन करते हैं। स्कंदगुप्त आपको पढ़ना होगा, सिलेबस में ना भी है तो आपका इसमें है, यूपीएससी के सिलेबस में है स्कंदगुप्त, पढ़ेंगे आप। ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? वो भी ये आपका गुप्त काल का सब है, समझ रहे हैं ना, मौर्य युग और गुप्त युग का है।